मोती परिवार की कहानी भाग 4। अगली सुबह साधारण नाश्ते के बाद तीनों भाई अपने घर से निकले और शहर की ओर चल पड़े। लकड़ी का दरवाज़ा पीछे से चरमराया और घर की शांति को छोड़कर वे आगे बढ़े। बहुत समय से सूखा पड़ा था, अब वे अच्छी खबर की तलाश में शहर जा रहे थे, इस उम्मीद में कि शायद सरकार अनाज बांट रही हो या कोई मदद करे। धूल भरी सड़क लंबी और टेढ़ी मेढ़ी थी, गर्मी से ज़मीन में दरारें आ गई थी। सुबह के समय सड़कें खाली थी, पर थोड़ी देर में धूप निकल आया। सभी धूप से बचने के लिए घरों में थे। न दुकानदारों की गाड़ियां थी, न गांव वालों की बातचीत। सूखी हवा चल रही थी, धूल उड़ाती हुई, जिसमें धूप से तपी मिट्टी की हल्की गंध थी। गर्म और चुभने वाली हवा उनके चेहरों को छूती, आंखों में धूल डालती। पसीने से भीगे बाल माथे पर चिपक रहे थे। उनके खड़ाऊं जमीन पर हल्की आवाज़ें कर रही थी। पेड़ों की छांव में छिपी चिड़ियां भी शांत थी। सिर्फ हवा की सनसनाहट उनके साथ थी। पसीना पोंछते हुए तीनों भाई चलते रहे। सूरज ऊपर चढ़ रहा था, उसकी किरणें इतनी तेज थीं मानो उनकी ताकत चूस लेंगी। कदम धीमे पड़ने लगे, लेकिन तभी दूर से सड़क की फाटक की धुंधली आकृति दिखी। मगर राहत ज़्यादा देर ना रही। पास पहुँचते ही निराशा हाथ लगी। फाटक पर भीड़ थी, लोग एक दूसरे से सटे धूल में धक्का मुक्की कर रहे थे। बच्चे प्यास से रो रहे थे, औरतें कपड़े से हवा कर रही थी, मर्द गुस्से में बड़बड़ा रहे थे। लोहे का फाटक बंद था, मानो शहर ने दुनिया को बाहर रखने का फैसला किया हो। हवा में गर्मी से ज़्यादा बेचैनी थी। सबसे बड़े भाई हल्दीकांत ने भौवें चढ़ाई। वह आगे बढ़ा और एक अधेड़ आदमी के पास रुका, जिसका चेहरा गर्मी और गुस्से से लाल था। चाचा, ये क्या हो रहा है? हल्दीकांत ने पूछा। सब लाइन में क्यों धक्का मुक्की कर रहे हैं? फाटक बंद है। आदमी ने गुस्से और थकान से भरी नज़रों से देखा। तुझे नहीं पता लड़के, उसने कड़वाहट से कहा। ये बेवकूफ़ सिपाही हमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। कारण कोई नहीं जानता, बस कहते हैं इंतज़ार करो। इस गर्मी में कैसे इंतज़ार करें? गला सूख रहा है, पानी नहीं, पेट में चूहे कूद रहे हैं, खाना नहीं। क्या हमें धूप में जानवरों की तरह सड़ना है? उसके शब्द हवा में भारी हो गए। भीड़ में बच्चे रो रहे थे, घोड़े बेचैन थे और धूल थके पैरों के इर्द गिर्द उड़ रही थी। हल्दीकांत का मन उलझन में था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर भी भीड़ और बंद फाटक के बीच कोई चारा न था। वह भाइयों के पास लौटा, चेहरा गंभीर। अब इंतज़ार करना ही पड़ता, चाहे कितना भी मुश्किल हो। जब फाटक आखिरकार खुला, सूरज आसमान में चमक रहा था। दोपहर की गर्मी पिघले हुए पीतल की तरह थी, जमीन को झुलसाती। घंटों बेचैन भीड़ अचानक उमड़ पड़ी। जो लोग छांव में सुस्ता रहे थे, वे भी दौड़ पड़े। खुशमती से कोई बेहोश नहीं हुआ, हालांकि कुछ लोग लड़खड़ा रहे थे। जैसे ही फाटक खुला, लोग लहर की तरह अंदर घुसे। हल्दीकांत ने छोटे भाइयों का हाथ पकड़ा और भीड़ के साथ आगे बढ़ा। धूल उड़ रही थी, बच्चों की चीख और मर्दों की आवाज़ें गूंज रही थी। अंदर एक चाय की दुकान दिखी, जहां मिट्टी के घड़े और धातु के गिलास रखे थे। पानी खुलकर बट रहा था। भाई दौड़े, गिलास लिए और पानी गटक गए। ठंडा पानी उनके सूखे गले को तर कर गया, मानो कोई आशीर्वाद हो। क्या शहर में इतना पानी है? पास के एक आदमी ने हैरानी से पूछा। इतना मुफ्त में कैसे दे रहे हैं? क्या चाय वाला पागल हो गया है या उसके पास अनंत कुएं हैं? चाय वाले ने हंसते हुए कहा, खुशखबरी दोस्तों, बहुत सरकारी लोग आए थे,
अनाज की गाड़ियां लाए थे गांव और शहर वालों के बीच बांटने के लिए। और नदी से पानी भी यहाँ लाया गया है। नदी से पानी लाया है? किसी ने हैरानी से कहा। ये कैसे हो सकता है? घड़े में भर भर के? अनाज अनाज कहाँ है, दिखाओ, दूसरा चिल्लाया। भीड़ में हंगामा मच गया। लोग चाय वाले से सवालों की बौछार करने लगे। औरतें हाथ बढ़ाने लगी। बच्चे माओ के कपड़े खींच रहे थे। चाय वाला हंसते हुए भीड़ को शांत करने की कोशिश करता रहा, लेकिन लोग बेकाबू थे। हल्दीकांत ने भाइयों की ओर देखा। कई दिनों बाद उनके चेहरे पर खुशी थी। अनाज, पानी और उम्मीद की खबर ने उनके दिल हल्के कर दिए। शाम को जब सूरज लाल हो गया, सरकारी लोग चौक में लकड़ी का स्टॉल लगाने लगे। हवा में गर्मी थी, मगर उत्साह भी था। लोगों को नंबर लिखे लकड़ी के टुकड़े दिए गए, जिनसे अनाज और पानी मिलना था। एक अधिकारी ने ऊंचे मंच से कहा, सब लोग सुनो, पानी चाहिए तो अपना नाम लिखवाओ और लकड़ी का टुकड़ा लेकर पानी के केंद्र पर जाओ, वहाँ मटके भर सकते हो। जिन गांवों में पानी नहीं, वे लोग यहाँ आ सकते हैं। कोई प्यासा नहीं रहेगा, अनाज भी वहीं मिलेगा। भीड़ चुप हो गई। भले ही काफ़ी समय बीत गया, लेकिन सरकार से मदद आखिरकार आ गई। फिर कुछ लोग रोने लगे। आदमियों ने आंसुओं से भरा चेहरा हाथ से छिपाया। माएँ बच्चों को गले लगाने लगी। बूढ़े आंखें पोंछने लगे। सूखे गांव से आए लोग खुले में रोए। जिनके गांव में थोड़ा पानी था, उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया। राहत की हवा चलने लगी। हल्दीकांत और उनके भाइयों ने 3 बोरे लिए, चावल, दाल और गेहूँ। बोरे का वजन उनके हाथों में सुकून दे रहा था। एक मटके में पानी भी भरा, जिसकी ठंडी बूंदें किनारों पर चमक रही थी। पानी ले जाने की ज़रूरत नहीं थी, मगर अनाज की सख्त ज़रूरत थी। तीनों भाई बोरे कंधों पर लाद कर मुस्कुराए। रास्ता लंबा था, मगर इस बार वे खाली हाथ नहीं लौट रहे थे। उनके पास अनाज, पानी और उम्मीद थी। शहर छोड़ते ही रास्ता 2 सूखे टीले के बीच संकरा हो गया। सामने से 5 लोग निकले, रास्ता घेरते हुए। हवा में तनाव छा गया। सब कुछ दे दो, एक भारी आवाज़ गूंजी। आगे एक मोटा तगड़ा आदमी था, दाढ़ी उलझी हुई, आंखों में खतरनाक चमक। उसकी पीठ पर राइफल थी, जिसकी धातु सूरज की आखिरी रोशनी में चमक रही थी। उनके कपड़ों पर भूरे दाग थे, खून के। हल्दीकांत ने अपने हंसिए को मजबूती से पकड़ा। वह ताकतवर था, मगर राइफल के सामने हंसिया क्या। 5 लोग थे, क्रूर और बेरहम। हालात उनके खिलाफ थे। उसने अपने छोटे भाइयों, घर पर इंतजार करती छोटी बहन और कमज़ोर माता पिता के बारे में सोचा। बोरे सिर्फ अनाज नहीं, उनकी ज़िंदगी थे। डर के बावजूद उसने आगे कदम बढ़ाया। भाई, गुजारिश है, उसने स्थिर आवाज़ में कहा, हमें जाने दो। हमारे परिवार को इस अनाज की ज़रूरत है। 1 बोरा ले लो, मगर बाकी 2 छोड़ दो। डाकू हंस पड़े। उनकी आंखें मजाक उड़ा रही थी। एक पतला मगर ताकतवर डाकू आगे आया और हल्दीकांत के पेट में मुक्का मारा। घमंडी मूर्ख! हल्दीकांत दर्द से कराहकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा भूख और थकान से पीला था। भैया! ललन चिल्लाया। अपना बोरा फेंककर हल्दीकांत भैया को उठाने दौड़ा। गनू की आंखों में आंसू थे, मगर उसने डाकुओं की ओर हाथ उठाए। साहब, आप ताकतवर हैं, अनाज ले लो, सब ले लो, बस मेरे भाई को ना मारो। मगर डाकू का चेहरा क्रूर था, उसमें दया नहीं थी। उसने थूका और हुक्म दिया, हमारे साथ सौदा करने की हिम्मत? पकड़ो इन्हें, हमारे सरदार तय करेंगे इनका क्या करना है। डाकू भेड़ियों की तरह आगे बढ़े। धूल उड़ रही थी और तीनों भाई आने वाले खतरे के लिए तैयार हो गए। कहानी का अगला भाग दूसरे वीडियो में आप देखेंगे। नमस्कार।